हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइन वैकेंसी जिसका एग्जाम अभी 28 और 29 सितंबर को होने वाला था, उसके प्रीलिम्स एग्जाम की शॉर्टलिस्टिंग के ऊपर एक कोर्ट केस हो रखा था। आज 25 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी फाइनल जजमेंट आई है। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी फाइनल जजमेंट को देखेंगे कि इस जजमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा एक चीज और बता दूं, इस जजमेंट के अंदर जो बातें लिखी हुई है उसके हिसाब से आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस इस चीज के रिगार्डिंग नहीं आया है। लेकिन अगर मैं आपको इस जजमेंट के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से बताऊं तो आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम 99.99% पोस्टपोन होगा और अभी आपका एग्जाम 28 और 29 सितंबर को होने के कोई चांस नहीं है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैं केवल इस कोर्ट केस के जजमेंट के हिसाब से आपको बताने लग रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिस भी आपका कल तक आ जाना चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये कोर्ट केस क्यों रखा था, अब आगे इसके अंदर क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे हरियाणा का हो, एसएससी जेई हो, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर जेई एग्जाम हो, गेट पीएसयू की आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के रिगार्डिंग हेल्पफुल कंटेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो एक कोर्ट केस होते हैं, लीगल मैटर होते हैं, एक्सेल एनालिसिस होती है, उसके अंदर भी हम एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप हमारे चैनल के ऊपर देखिए, एचएससी 2019 रिक्रूटमेंट, शुभेंद्र वर्सेज एचएससी, एचपीएससी वर्सेज परमिला, जो कोर्ट केस होते हैं, सर्विस मैटर वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी हमारी एक्सपर्टीज है। तो चलिए अब हम वापस इस जजमेंट के ऊपर ही आ जाते हैं। भाई आज इस केस की फाइनल हियरिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। केस का नाम क्या है, रजत मौर्य एंड 41 अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड 6 अदर, ये इस केस का नाम है। और रेट नंबर आप देख सकते हैं 8788 ऑफ 2025। अगर आप खुद भी इसको सर्च करके देखना चाहें तो आपको रेट नंबर डालना पड़ेगा 8788/2025। आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है जो इलाहाबाद के अंदर बैठती है, उसके अंदर इस केस की सुनवाई होने लग रही थी और ये सभी स्टूडेंट इसके अंदर पेटिशनर बने हुए थे। केस का मेन नेम है रजत मौर्य एंड 41 अदर और रिस्पोंडेंट के अंदर कौन कौन थे, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर, और साथ साथ कौन से, जो भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, रूरल इंजीनियरिंग, अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, क्योंकि यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट को इसने चैलेंज कर रखा था। ये चैलेंज क्यों किया हुआ था, तो जैसे कि आपको पता है भाई प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जो मिनिमम मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट को लेके आने थे वो कितने थे, 120 मार्क्स मिनिमम मार्क्स किसी कैंडिडेट को लेके आने थे। तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो तो 120 नंबर के ऊपर लग गई, और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट है उनके मिनिमम मार्क्स कितने थे, उनके मिनिमम मार्क्स 105 मार्क्स थे। लेकिन उनकी जो कट ऑफ है वो उससे हाई पे लगी, यानी कि 120 नंबर से भी हाई पे उनकी कट ऑफ लगी जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। यानी जनरल वाले स्टूडेंट का तो मेंस के लिए कट ऑफ कितनी गई, 120 नंबर के ऊपर गई, और जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 120 से भी ज्यादा पे गई। ये आप देख सकते हो कि भाई जनरल के लिए मिनिमम 40% मार्क्स है, यानी कि 120 नंबर 300 में से, और रिजर्व कैटेगरी वालों के 35% यानी कि 105 नंबर। फिर उन्होंने क्या कहा, जो भाई कट ऑफ गई वो किसके लिए, जनरल के लिए कम गई और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ हमारी ज्यादा गई। ये आप इस टेबल से भी समझ सकते हो। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 468 पोस्ट थी, 15 गुना बच्चे अगले राउंड के अंदर जाने थे। तो अगर हम जनरल की सीट देखें, जनरल की 187 सीट थी और 15 गुना कितने होते हैं, 2805। लेकिन जनरल के कितने बच्चे मिले, 2443 बच्चे। यानी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग का कौन सा फॉर्मूला लगाया गया था कि जनरल कैटेगरी के अंदर केवल जनरल का बच्चा ही सिलेक्ट हो सकता है। इसी प्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग की पॉलिसी और बहुत सारे स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो हाल फिलहाल में मैंने वीडियो डाली हुई है एचपीएससी वर्सेज परमिला रिजर्वेशन पॉलिसी कोर्ट केस। हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके का केस चलने लग रहा है कि भाई वहां पे भी एससी का बच्चा केवल एससी कैटेगरी के अंदर कंपटीशन कर सकता है, बीसी वाला बीसी के अंदर कंपटीशन कर सकता है, जनरल वाला केवल जनरल के अंदर कंपटीशन कर सकता है। तो इसी तरीके का कुछ केस भाई यूपी के अंदर बना, और इस वजह से क्या होता है, जो रिजर्व कैटेगरी वाले भाई स्टूडेंट होते हैं, कुछ केस के अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई उनकी जो कट ऑफ होती है प्रीलिम्स के अंदर और मेंस वाले जो यानी कि स्टार्टिंग के स्टेज होते हैं ना, स्क्रीनिंग वाले जो स्टेज होते हैं, उनकी कट ऑफ उनकी हाई चली जाती है। लेकिन जो रिजर्वेशन का फायदा मिलता है कि भाई वो जनरल के अंदर जंप कर सकते हैं, उसका फायदा केवल उनको फाइनल स्टेज के अंदर मिलता है। केवल फाइनल स्टेज के अंदर भी रिजर्वेशन को क्लेम कर सकते हैं। जो इनिशियली वाली स्टेज होती है उनके अंदर उनको केवल उनकी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस वाली पॉलिसी को फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में इसी वाली पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है। तो जनरल में तो आपको समझ में आ गया, 2800 बच्चे चाहिए थे, लेकिन मिले कितने, 2443 बच्चे। यानी कि जो कट ऑफ कितने पे चली गई, मिनिमम
मिनिमम मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स पे उनकी कट ऑफ चली गई। अब आप एससी कैटेगरी के देखिए, अगर हम 129 का 15 गुणा करते हैं तो कितना बन जाता है 1935, और हमारे पास कैंडिडेट कितने अवेलेबल हुए 1234। तो इसका मतलब क्या हो गया, एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी कितने पे चली गई, मिनिमम मार्क्स के ऊपर। एससी की कट ऑफ यानी कि 105 नंबर पे। लेकिन अगर हम ओबीसी वाले बच्चों को देखें, ओबीसी के 15 गुणा कितने बनते हैं 1575, लेकिन ओबीसी के बच्चे कितने हैं 1648, यानी ओबीसी की कट ऑफ क्या चली गई 120 नंबर से हाई चली गई। तो जो ये वाले टेबल है इससे आप समझ सकते हो। खैर जो जनरल वाले हैं भाई उनकी 120 पे कट ऑफ चली गई, एससी वालों की कट ऑफ 105 नंबर पे चली गई, लेकिन जो ओबीसी वाले हैं ओबीसी की कट ऑफ कितने पे चली गई, जितने भाई मिनिमम मार्क्स ओबीसी के 120 थे तो उनकी कट ऑफ 120 से ज्यादा पे चली गई, यानी कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल वालों से ज्यादा चली गई। इसी तरीके से इन्होंने जो दूसरी ब्रांच है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उनके बारे में भाई टेबल बना बना के समझा रखा है कि भाई 15 गुना लेने थे। जो जनरल वाले बच्चे थे वो तो चलो भाई उनकी कट ऑफ तो मिनिमम के ऊपर चली गई, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनके 120 से ज़्यादा नंबर थे, यानी कि जनरल वाली कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, उनको जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं करवाया गया। साथ साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अलग अलग स्टेट की जजमेंट है वो इन्होंने कोर्ट कर रखी है कि भाई ऐसे ऐसे भाई पहले ऐसी जजमेंट आई हुई है कि भाई रिजर्व कैटेगरी वाला स्टूडेंट जनरल के अंदर जंप कर सकता है अगर उसके हायर नंबर हैं। वैसे तो ये भाई एक इस टाइप का मैटर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, अलग अलग स्टेट के अंदर इसके केस भी हो रखे हैं। जैसे मैंने आपको हरियाणा वाला केस बताया, एक बार सुप्रीम कोर्ट ही इसको अच्छे से क्लियर कर दे भाई, एक बड़ी सी बेंच सुप्रीम कोर्ट की 4-5 जजों की, तब सारी चीज़ें इसके ऊपर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वरना ऐसे ये विवाद की स्थिति अभी इस वाले केस टाइप के केस के अंदर बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं भाई फाइनल जो जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा, तो आप ये 48 नंबर पॉइंट से पढ़िए। द डिविजनल बेंच जजमेंट इज इक्वली बाइंडिंग अपॉन मी एंड नो जजमेंट has been cited of this court or the Supreme Court may have been reserved the judgment of the division bench. The argument as to principle of level playing field to invite every category candidate to participate in open competition would get frustrated if the adequate representation of the reserve category candidate as argued by Mr. Trivedi does not impress the court either. तो कोर्ट भाई जो जज साहब का यही कहना है कि भाई जो ओपन कैटेगरी है उसकी वो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी आ सकता है। ए कैंडिडेट मे हैव अप्लाइड अंडर द रिजर्व कैटेगरी बट इफ ही इज नॉट बेनिफिटेड अंडर एनी रिलैक्सेशन अदर देन एज एंड कंसेशन इन फीस एट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट ही कैन ऑलवेज एंटर द अनरिजर्व कैटेगरी। तो क्या कहना है यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट का कि भाई अगर किसी कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लिया है ना तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर जंप कर सकता है। जैसे भाई आपको पता है जो पुलिस वाली भर्ती होती है उसके अंदर एज रिलैक्सेशन का फायदा मिलता है और कंसेशन इन फीस वगैरह का, अगर उसने मतलब इस टाइप के कोई भी बेनिफिट अगर उसने रिजर्वेशन का नहीं लिया है और उसके जनरल वाले से ज्यादा नंबर है तो ही कैन ऑलवेज एंटर दी अनरिजर्व कैटेगरी नॉट ओनली एट द स्टेज ऑफ फाइनल सिलेक्शन बट एट द सेम टाइम व्हेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज हेल्ड व्हिच मे बी ओनली टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू फाइल सूटेबल कैंडिडेट। यानी कि फाइनल स्टेज के अंदर तो वो जंप कर सकता है, उस चीज के ऊपर तो किसी को कोई विवाद है ही नहीं। ये इसका तो सिंपल सा सीधा साधा रूल है, फाइनल स्टेज के अंदर तो कोई भी जनरल कैटेगरी के अंदर जंप कर सकता है। जो अभी तक विवाद की स्थिति बनी आ रही है वो विवाद की स्थिति ये बनी आ रही है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है या स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्या उसके अंदर वो जंप कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी ऑनरेबल जो जज साहब उन्होंने यही कहा कि वो जंप कर सकता है अगर उसने एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लिया है। तो 52 नंबर पॉइंट को हम पढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव ऑल दिस पेटिशन सक्सेड, जो भाई जो पेटिशनर थे उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है, और इस वाले पेटिशन को यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया। और आगे क्या कहा है, जो यूपीपीएससी है भाई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट लिस्ट को दोबारा बनाएगा। शैल रीड्रो द मेरिट लिस्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट अगेंस्ट वैकेंसी एडवर्टीजमेंट वाइड दिस and therefore only commission shall be holding main examination on the basis of such revised preliminary examination result। अब इस वाले पॉइंट को पढ़ के आपको ये चीज तो क्लियर अब हो गई होगी कि भाई इस वाले एग्जाम के ऊपर स्टे लग चुका है। अभी कोर्ट ने क्या कहा है, यूपीपीएससी को कहा है कि आप एक नई मेरिट लिस्ट बनाइए, कमीशन शैल रीड्रो दी मेरिट लिस्ट, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट दोबारा बनाई जाएगी और जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट है जिनके जनरल की कट ऑफ से ज्यादा नंबर हो उनको किसी में डाला जाएगा, जनरल कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। और उसके बाद जो इसका अगला राउंड होएगा मेंस एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन की भी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल रहेगा, रिजर्व कैटेगरी वाले जिसके ज्यादा नंबर है वो जनरल के अंदर जंप कर सकता है। और फिर जो फाइनल स्टेज होता है भाई फाइनल स्टेज के ऊपर तो किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, फाइनल के अंदर तो रिजर्वेशन सबको मिलता ही है, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है वो प्रीलिमिनरी या स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर कंफ्यूजन बना हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ये बात कही थी कि भाई
भाई मेरिट लिस्ट आपकी दोबारा बनाई जाएगी। सूटेबल कैंडिडेट जो भाई अगले एग्जामिनेशन देने के लिए वही सूटेबल रहेंगे, उनकी नई मेरिट बनेगी। एंड देयरफॉर ओनली कमीशन शैल बी होल्डिंग मेन एग्जामिनेशन ऑन द बेस ऑफ सच रिवाइज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिजल्ट। अब फ्री का एग्जाम आपका रिवाइज होगा, हो सकता है आपसे फॉर्म भी दोबारा भरवाए जाएं और उसके बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अगर हम 52 नंबर पॉइंट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन लेके चलें तो अभी आपका यूपीपीएससी एग्जाम जो 28 और 29 सितंबर 2025 को होने वाला था उसके ऊपर स्टे हो चुका है। जब तक आपकी नई प्रीलिमिनरी एग्जाम की मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती है इस नई वाली रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से, तब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। अभी यूपीपीएससी की ओर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिस पॉइंट पे मैं वीडियो को बनाने लग रहा हूँ, लेकिन कल आपका भाई इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। बाकी तो भाई कमीशन के पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो डबल बेंच के अंदर भी जा सकता है, इस वाले जो जजमेंट आई है इसके ऊपर स्टे भी ले सकता है, लेकिन उस चीज़ के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी के लिए हम मान के चलें तो भाई आप ये मान के चलो बहुत कम टाइम अवेलेबल है इस प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए। तो अभी के हिसाब से तो जब तक नई मेरिट लिस्ट नहीं बन जाती इस वाले प्रोसेस के ऊपर स्टे है। और जो नए बच्चे उसके अंदर ऐड होंगे फिर वे भी अपने फॉर्म भरेंगे, वे लेटर के थ्रू भाई अपने जो एप्लीकेशन वो दे के आएंगे यूपीपीएससी के अंदर। और एक उपाय ये भी हो सकता है कि भाई उनको राहत दे दी जाए कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन को बाद में देते रहना, अभी के लिए आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठ जाओ। लेकिन उस चीज़ के होने के चांस कम ही है, ज़्यादातर चांस इसी चीज़ के हैं कि भाई मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी और आपको सफिशियंट टाइम अब मिल चुका है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपको भाई पहले लग रहा था आपके पास टाइम कम है। तो इस वीडियो में आपको इसी जजमेंट के बारे में बतानी थी। भाई उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी मेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, उसके ऊपर ये केस डाल रखा था। मेन पेटिशनर रजत मौर्य एंड अदर थे, और क्यों केस डाल रखा था वो मैंने आपको समझा दिया। फाइनल इसकी जजमेंट क्या आई है वो मैंने समझा दी है, कल तक का आप वेट कर लो। बाकी तो देखो तैयारी तो आपको वैसे भी करते रहना है, जब नई मेरिट लिस्ट बन के आएगी भैया एग्जाम तो आपको तब भी देना, 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी वो डेट आएगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो करंट की सिचुएशन है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरी जजमेंट के थ्रू समझा दी है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर यूपी AE-JEE एग्जाम्स इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, AE-JEE सिविल क्लब हरियाणा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।